हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवीक्षा एकेडमी। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जियोग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, उसका लेक्चर 3 हम लोग पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेक्चर 3 में हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे और इसके कुछ आगे के टॉपिक्स भी हैं, उसे भी कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने इसके आगे का लेक्चर नहीं देखा है, मैंने उसमें आगे का टॉपिक पढ़ाया हुआ है पूरा डिटेल में। आप लोग पहले उसे देख लीजिए, जिससे आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना रहे। चलिए हम लोग लेक्चर 3 अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बच्चों कि आखिर में प्रायद्वीपीय पठार है क्या। ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रायद्वीपीय पठार आखिर में है क्या। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार है क्या। देखिए, मान लीजिए कि ये जमीन है। ओके, मान लीजिए कि ये जमीन है। यहाँ पे कुछ अगर ऊंचा भाग आ जाए, ठीक, अभी मैं आपको एग्जांपल दे बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इतना ये जमीन है, मेरा हाथ मान लीजिए कि ये जमीन है मरुभूमि, और ये जो ऊंचा भाग है यही है प्रायद्वीपीय पठार। जो ऊंचा सपाट है टेबल जैसा, इसी को प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है भारत का सबसे पुराना हिस्सा जो टेबल की तरह ऊंचा और सपाट है। ये जो हमारा ये क्षेत्र आप लोग देख रहे हैं, ये वाला, ये इतना जो भाग है, ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है जो कि टेबल की तरह ऊंचा और सपाट है। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर में पुराना क्यों है। क्योंकि यह पुराना कठोर भाग जो है गोंडवाना भूमि के टूटने से बना है। गोंडवाना भूमि आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले एक हमारी सबसे बड़ी सी पृथ्वी थी, उसका नाम पेंजिया था। फिर वो टूट गया, उसके 2 भाग हो गए, एक गोंडवाना लैंड बना, एक अंगारा लैंड बना। तो जो गोंडवाना लैंड था हमारा, भारत पहले उसी का हिस्सा था। लेकिन आप लोगों को पता है कि जो हमारी महाद्वीपीय प्लेटें होती हैं उनमें लगातार मूवमेंट होता रहता है। तो जब हमारे भारत की जो हमारी भारतीय प्लेट थी, जब इसमें मूवमेंट हुआ तो ये जाके जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जैसे ये अगर इधर यूरेशियन प्लेट है तो ये जाके जब टकराई तभी तो हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अब अगर जैसे 2 चीजों के बीच में टकराव होगा, मान लीजिए कि ये 2 चीजें हैं, इन 2 चीजों के बीच में ऐसे टकराव हुआ, ऐसे उठ गया। ओके, तो इस प्रकार से हमारा हिमालय पर्वत बना था। तो उसके आसपास की जो मिट्टी होगी, जमीन होगा, पत्थर होगा, वो सब तो नया हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए जब टकराया था तो ऊपर का जो भाग है, मान लीजिए यहाँ तक, यहाँ का ऊपर का जो भाग है, ऊपर का ये यहाँ पे हमारा हिमालय बना, ये भूमि सब नई हो गई, ये सब नया भाग बन गया, और यहाँ तक जो था पुराना रह गया। जो हमारा अंगारा लैंड का पार्ट था वही है, इसलिए इसको पुराना और कठोर और गोंडवाना भूमि का हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये अंगारा लैंड में टकराया था तो ये पूरा थोड़ी ना बदल गया था, ऊपर का कुछ ही हिस्सा जाके मिला था, तो कुछ ही हिस्सा बदला था ना, इसलिए इसको पुराना हिस्सा माना जाता है भारत का। ओके, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आखिर में इसे प्रायद्वीपीय पठार का डिफिनेशन क्या है और इसे भारत का सबसे पुराना हिस्सा क्यों कहते हैं, और ये बहुत ही कठोर होता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ चौड़ी तथा उथली घाटियां मिलती हैं। ये जो हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे चौड़ी तथा उथली यानी कि थोड़ा चौड़ी और उठी हुई इस प्रकार से घाटियां यहाँ पे मिलती हैं, और कभी कभी तो यहाँ पे गोलाकार पहाड़ियां भी देखने को मिलती हैं। ओके, इसके 2 मुख्य भाग हैं। जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है, इसके 2 मुख्य भाग हैं, इसे 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। अब किसी भी चीज को समझने के लिए अगर वहाँ पे विभिन्नताएं होंगी तो उसे 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में जैसे हो पाएगा वैसे बांटा जाता है, फिर उसे मतलब जाना जाता है। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार को भी 2 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है हमारा मध्य उच्च भूमि। ओके, हमारा सबसे ऊपर है मध्य उच्च भूमि। उसके बाद आता है हमारा दक्कन का पठार, ये देखिए, उसके बाद आता है हमारा दक्कन का पठार, और सबसे ऊपर वाला जो नॉर्थ में है मध्य उच्च भूमि, और नीचे है दक्कन का पठार। ये इसके 2 मुख्य भाग हैं। हम लोग इसके बाद इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसे इरेज करके आगे चलती हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पूरा डिटेल में जान चुके हैं। अब हम लोग जो उसका भाग है, पहला भाग मध्य उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग मध्य उच्च भूमि के बारे में जानेंगे। अब मध्य उच्च भूमि के बारे में सबसे पहले यह भाग उत्तर में है। अगर आप लोग देखेंगे, आप लोगों को मैप देखने में सबसे पहले देखिए मैप की दिशा क्या होती है। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये चीज आप लोग हमेशा याद रखिएगा मैप देखते समय। ओके, उस हिसाब से ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या कर रहा है, यह भाग उत्तर में है तथा इसी में मालवा का पठार आता है। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा मध्य उच्च भूमि वाला जो भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, वो किधर आता है, उत्तर में आता है। ये पहला पॉइंट आप लोग इसके बारे में याद करिए। उसके बाद हमारा आता है यह नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। ये इसका बहुत ही मेन पॉइंट जो इसका है, यह नर्मदा नदी के उत्तर में। ये देखिए हमारा नर्मदा नदी यहाँ से जा रहा है, ये नर्मदा नदी यहाँ पे है ना, नर्मदा नदी यहाँ से जा रही है, ऐसे गंगा में जाके मिलेगी, नर्मदा नदी हमारी जा रही है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो है वो मध्य उच्च भूमि है। अगर नर्मदा नदी के दक्षिण की बात की जाए तो वहाँ पे दक्कन का पठार आ जाएगा। ये मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में अगर डिफरेंस भी पूछ लिया जाए तो ये बहुत ही अच्छा डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस ये भी हो सकता है कि मध्य उच्च भूमि उत्तर में है, दक्कन का पठार दक्षिण में है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर इसके प्रमुख पठार की बात की जाए, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है कि मध्य उच्च भूमि में कौन कौन से प्रमुख पठार आते हैं। आप लोग ये बात याद रखिएगा। प्रमुख पठार में सबसे पहले आता है हमारा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर पठार। ओके, छोटा नागपुर पठार जो है ये क्षेत्र जो है खनिजों से भरपूर है। यहाँ पे बहुत ही विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। छोटा नागपुर पठार जो है ये जो कहाँ पे है, प्रायद्वीपीय पठार का जो भाग है मध्य उच्च भूमि उसमें है, मध्य उच्च भूमि में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ की स्थलाकृतियों की बात की जाए अगर, तो यहाँ जमीन थोड़ी ऊंची और नीची होती है। जो यहाँ ये जमीन है मध्य उच्च भूमि की, यहाँ जमीन थोड़ा ऊंची नीची होती है। नदियों की बात की जाए, यहाँ नदियाँ उत्तर से पूर्व दिशा में बहती है, उत्तर से पूर्व दिशा में। ओके, उत्तर से पूर्व में क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। हाँ, तो इसीलिए उत्तर से पूर्व की तरफ बहती हैं, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ की मुख्य नदियाँ कभी कभी पूछ लेता है। अगर मध्य उच्च भूमि की मुख्य नदियों की बात की जाए, कौन कौन सी, चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये कुछ नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ की, ये सब आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आता है इस क्षेत्र का जो ढलान है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र का जो ढलान है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ये जो क्षेत्र है अभी दक्षिण पश्चिम ये रहा, ये दक्षिण पश्चिम है, इधर से उत्तर पूर्व, यानी कि इस प्रकार से कुछ इसका जो ढलान यानी कि अगर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे इस प्रकार से इसका ढलान है। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब हमने मध्य उच्च भूमि पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। आप लोग अगर इतना याद कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा इसमें कुछ आप लोगों के लेवल में कुछ जरूरी है बहुत, इसलिए आप लोग इतना याद कर लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाती हूँ, उसके बाद हम लोग दक्कन के पठार के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे। हम लोग मध्य उच्च भूमि के बारे में पूरा जान चुके हैं, अब दक्कन के पठार के बारे में जानने वाले हैं, जो प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा भाग है। ओके, तो सबसे पहले ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। मध्य उच्च भूमि कहाँ था, उत्तर में स्थित था, दक्कन का पठार दक्षिण में स्थित है। आप इससे दोनों याद कर सकते हैं, दोनों की विशेषता याद कर सकते हैं, बहुत ही इजी है और आप इसे एग्जाम में भी आराम से लिख सकते हैं, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, यह त्रिभुज के आकार का है। आप लोगों को देख के ये पता चल रहा होगा कि ये त्रिभुज के आकार का है। ये देखिए, ये त्रिभुज के आकार का है कि नहीं, ये त्रिभुज के आकार का है। उत्तर में इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार है इसकी सीमाएं क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे ये इसकी सीमा ये खत्म हो रहा है ना जहाँ से, इसकी सीमाएं उसी प्रकार से क्या है, उत्तर में क्या है, सतपुड़ा पर्वत। आप लोगों को पता है
सतपुड़ा पर्वत, पूर्व में पूर्वी घाट, पश्चिम में पश्चिमी घाट, ये इसकी सीमाएं हैं। ओके, ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग चलेंगे, इसके स्थलाकृति की बात करेंगे, यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कैसे जमीन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये यहाँ कैसी जमीन है। ये बड़ा और समतल पठार है। ये जो पठार है, दक्कन का जो पठार है, ये बड़ा और समतल पठार है। यह जमीन जो है लावा से बनी है, और जब जमीन लावा से बनती है, लावा कहाँ से निकलता है? ज्वालामुखी से। हाँ, ये जमीन लावा से बनी है, क्योंकि तो यहाँ पे कहाँ से मिट्टी पाई जाएगी? ऑफ कोर्स काली मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि लावा से तो काली मिट्टी ही बनती है। और काली मिट्टी में कौन सी फसल ज्यादा अच्छी रहती है उगने के लिए? कपास। ये बात भी आप लोग नोट करिएगा। कौन सी? कपास। कपास में काली मिट्टी बहुत ही अच्छी तरीके से पैदावार होता है उसका। और काली मिट्टी को जो है रेगर मिट्टी भी बोलते हैं, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। इसे रेगर भी बोलते हैं, इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। किसे? दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यहाँ की नदियों की अगर बात की जाए बच्चों, यहाँ की अगर नदियों की बात की जाए तो पूर्व की ओर बहती हैं। ओके, पूर्व की ओर, इधर ऐसे पूर्व की ओर, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। अब पूर्व की ओर आ रही है तो यही सबसे, क्योंकि आप लोगों को पता है नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, मान लीजिए निकल गई तो आएंगी छोटी छोटी नदियाँ हैं, उसके बाद बड़ा जल स्रोत खोजेंगी मिलने के लिए, समुद्र में जाके मिलती हैं। तो बड़ा जल स्रोत में क्या है? पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है हमारी, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी आके। हाँ देखो, नदियाँ पूर्व की ओर बढ़ती है तो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और यहाँ के अगर मुख्य नदियों की बात की जाए, अगर यहाँ के मुख्य नदियों की बात की जाए तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये देखिए, गोदावरी, यहाँ पे कृष्णा है, यहाँ पे कावेरी, ये तीन नदियाँ यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। कहाँ की? दक्कन के पठार की मुख्य नदियाँ जो हैं ये गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीन नदियाँ हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो MCQs आते हैं उसमें भी पूछ लेता है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर झुका है। इसका एक पॉइंट और है, यह पश्चिम से पूर्व, यानी कि ये पश्चिम, अगर हम ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है, तो ये इस प्रकार से, ये पश्चिम है और ये पूर्व, इस प्रकार ऐसे झुका हुआ है पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी उधर बगल ऐसे ढलान है, पश्चिम से पूर्व की ओर झुका है। ये इसके सभी पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं। अब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तटीय मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मैं इसे इरेज करूं। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग प्रायद्वीपीय पठार पूरा डिटेल में जान चुके हैं। अब हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद तटीय मैदान की तरफ हमने आगे बढ़ेंगे। ओके, लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे क्योंकि तट के बाद समुद्र आता है तो गिर सकते हैं। चलिए पहले पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में जान लें। सबसे पहले बच्चों, पश्चिमी घाट हमारा क्या है? घाट किसे कहते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, जो ऐसे नदी हुआ या समुद्र हुआ, उसके किनारे का जो जगह होता है, सब लोग कहते हैं घाट पे लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? वही घाट है ये। उसी प्रकार का घाट ये भी होता है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े घाट है, इसलिए पश्चिमी घाट जो हमारे पश्चिम, भारत के पश्चिम में है उसे पश्चिमी घाट, जो पूर्व में है उसे पूर्वी घाट इसलिए कहा गया है। तो सबसे पहले ना पश्चिमी घाट के बारे में जानेंगे। पश्चिमी घाट ऊंचे और लगातार होते हैं। ये जो पश्चिमी घाट है, ये हमारा जो पश्चिमी घाट है, ये ऊंचे होते हैं, यानी कि ये ऊंचे होते हैं। यहाँ पे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, ऊंचे होते हैं और लगातार होते हैं। ये नहीं कि कटे होते हैं, जगह जगह से बीच बीच में जगह होती है, ऐसा नहीं, ये लगातार होते हैं, एकदम ऊंचे होते हैं और लगातार होते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में पश्चिम में जो है ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तथा इन्हें पार करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऊंचे होते हैं और लगातार होते हैं। ये एकदम अपना गुरूर बनाए रहते हैं कि हमें कोई पार नहीं कर सकता। ओके, इसी प्रकार से आप लोग बनाए रहिए पश्चिमी घाट की तरह। पश्चिमी घाट ऊंचे होते हैं और लगातार होते हैं, इन्हें कोई पार नहीं कर सकता, यानी कि कोई मतलब नदियाँ, ओके, इन्हें नदियाँ पार नहीं कर सकती, इन्हें नदियाँ पार नहीं कर पाती हैं। अगर यहाँ जो प्रमुख पहाड़ी की बात की जाए तो हमारी जो नीलगिरी पहाड़ी है, ये देख रहे हैं पश्चिमी घाट में है। नीलगिरी पहाड़ी जो है हमारी पश्चिमी घाट में है।
ये आप लोग मैप पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया तो वैसे ही आप लोगों के दिमाग में ऐसे फ्लो चार्ट बन जाएगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। ओके, इसलिए आप लोग इसे जरूर बनाइएगा और रिवाइज जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का। अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं, ये नहीं कि बस नोट बना बना के बस बॉक्स में रखते जाओ, नहीं, उसे रिवाइज करो, इतनी बार पढ़ो कि एकदम दिमाग में वो छप जाए। ओके, लेकिन हाँ रटो मत, उसे समझो, समझने पे और जल्दी याद होगा और कुछ नया भी जानने को मिलेगा उसमें से। चलिए अब हम लोग पूर्वी घाट की तरफ आगे बढ़ते हैं। पूर्वी घाट छोटे और टूटे हुए होते हैं। जो हमारा पूर्वी घाट है ये छोटे होते हैं, जैसे इस प्रकार से ये छोटे, ऐसे छोटे होते हैं, इधर इतना है, इधर ऐसे हो गया, फिर इतना हुआ, ऐसे, इस प्रकार से ये छोटे और टूटे हुए होते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि स्पेस है तो यहाँ से तो नदियाँ जा ही सकती हैं, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है और यहाँ नदियाँ पार कर लेती हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ की पूर्वी घाट की, इन्हें नदियाँ पार कर लेती। क्यों? क्योंकि ये छोटे होते हैं, टूटे हुए होते हैं, इसलिए। यहाँ के प्रमुख पहाड़ी की बात की जाए तो अन्नामलाई, पूर्वी घाट की जो प्रमुख पहाड़ी है वो अन्नामलाई। और एक चीज, सबसे ऊंची चोटी जो है पश्चिमी घाट की, वो अनाईमुड़ी है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद तटीय मैदान की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए और ये मैप जरूर ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद मैं इसे इरेज करूंगी और तटीय मैदान की तरफ आगे बढ़ूंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग तटीय मैदान के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग तटीय मैदान के बारे में जानेंगे कि आखिर में तटीय मैदान क्या है। आखिर में किसी के बारे में जानेंगे तो क्या जानेंगे, उसका कैरेक्टर कैसा है, वो मतलब कैसा है, उसके अंदर कौन कौन से गुण, यही तो जानेंगे। तो हमें तटीय मैदान के बारे में जानना है। एक सबसे उसका डिफिनीशन, तटीय मैदान के बारे में जाने तो समुद्र के किनारे फैली समतल जमीन को तटीय मैदान कहते हैं। ओके, समुद्र के किनारे फैली समतल जमीन को तटीय मैदान कहते हैं। ये देखिए, ये भारत के दो तरफ पाए जाते हैं। अब आप लोग बताइए कि आखिर भारत के दो तरफ कहाँ कहाँ तट पाए जाएंगे। क्योंकि अगर इधर की उत्तर की जमीन देखी जाए तो ये सब लैंडलॉक्ड है, ये सब जमीन से लगी हुई है। लेकिन इधर हमारा जो दक्षिणी भाग है भारत का, ये जल स्रोत से लगा हुआ है। अगर पूर्व में देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है। यहाँ यहीं पे तो तट बनेंगे। तो यही तटीय मैदान के दो भाग है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, ये जो पश्चिमी तट है ये रहा सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान। ये सकरे होते हैं। जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, यहाँ का जो क्षेत्र है, मान लीजिए कि ये जमीन है यहाँ से, और इधर से, यहाँ से समुद्र शुरू हो जाता है। थोड़ी दूर पे ही समुद्र शुरू हो जाता है, मतलब बीच में जमीन ज्यादा नहीं है अगर तट में देखा जाए तो। जो ये सकरे होते हैं पश्चिमी घाट और समुद्र के बीच। जो पश्चिमी घाट है और समुद्र के बीच ज्यादा स्थान नहीं होता है, यानी कि ये सकरे होते हैं। ये इनका एक गुण है, एक हिसाब से देखा जाए तो इनके बीच कम स्थान होता है। इनके तीन भाग होते हैं। सबसे पहले आता है कोकण तट। कौन सा तट? कोकण तट। सबसे पहले इधर है कोकण तट, फिर है कन्नड़ तट, फिर है मालाबार तट। ये तीनों तटों का आप लोग नाम याद रखेंगे, क्योंकि ये पूछ लेता है कि आखिर में कौन से भागों में है, यानी कि कौन से तट में पाए जाते हैं। कोकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। या फिर एग्जाम में भी पूछ सकता है। आप लोगों को मैप बनाने को आता है, मैप पे दर्शाने को। अगर मान लीजिए पूछ लिया कि कोकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट कहाँ पे है, तो पश्चिमी तट पे है। कहाँ? पश्चिमी तट पे है। ये आप लोग याद रखिए। अब हम लोग पूर्वी तट के बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग पूर्वी तट के बारे में जानने वाले हैं। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग इसे डिटेल में जानेंगे क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है, इसलिए छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता। पूर्वी तट की बात की जाए तो ये चौड़े होते हैं। पूरब में हमारा जो तट है, कहाँ है? पूरब इधर है। इधर जो पूर्वी तट है, मैंने पश्चिमी तट में क्या विशेषता बताई थी, ये सकरे थे, लेकिन पूर्वी तट चौड़े हैं।
अगर कभी कभी एग्जाम्स में मतलब दोनों में डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो ये सकरे, ये चौड़े। पश्चिमी तट वाले जो पश्चिमी तट जो है वो सकरा है, पूर्वी तट चौड़ा है। ओके, एक डिफरेंस हो गया। नदियां यहाँ डेल्टा बनाती हैं, जो पूर्वी तट है यहाँ पे नदियां डेल्टा बनाती हैं। आप लोगों को पता होगा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा बनाती है यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी के पास। ओके, इसके दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है उत्तरी सरकार और दूसरा है कोरोमंडल तट। ये दोनों जो भाग है कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार कौन से तट पे हैं? पूर्वी तट पे हैं। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ पे क्या क्या पाया जाता है? यहाँ खेती, मछली पकड़ना, बंदरगाह ज्यादा होते हैं पूर्वी तट पे। और पूर्वी तट पे बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। जो हमारा पूर्वी तट है यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े डेल्टा बनते हैं। और यहाँ की मुख्य नदियों की अगर बात की जाए, मुख्य नदियों की बात की जाए तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब यहाँ की पूर्वी तट की मुख्य नदियां हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग द्वीप समूह की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर द्वीप समूह को हम लोग डिटेल में जानेंगे। जो हमारे पास 2 द्वीप समूह है भारत में। तो बच्चों, अब हम लोग द्वीप समूह के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर में द्वीप है क्या और द्वीप समूह क्या है। सबसे पहले हम लोग अगर द्वीप के बारे में जानेंगे तो मान लीजिए कि ये हमारा समुद्र सागर है। आप लोगों को पता है कि भारत के पूर्व में कौन सा सागर है? अरब, ये सॉरी, बंगाल की खाड़ी है। मान लीजिए इसका नाम है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे छोटे छोटे द्वीप है। अब द्वीप क्यों कहा गया इन्हें? क्योंकि ये बीच में समुद्र के बीचों बीच एक मतलब जमीन का टुकड़ा है, उसके चारों तरफ पानी। जब कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा हो उसके चारों तरफ पानी हो तो उसे द्वीप कहा जाएगा। ओके, इसलिए इसे द्वीप कहा गया। इसी का नाम रखा गया है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब द्वीप समूह क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक द्वीप नहीं है, ऐसे कई द्वीप है। जब कई द्वीप रहेंगे उन्हें द्वीप समूह कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे द्वीपों का समूह है इसलिए इन्हें द्वीप समूह कहा गया। क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं इसलिए इन्हें द्वीप कहा गया। ओके, क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। हमारे भारत के जो द्वीप समूह की बात की जाए तो हमारे भारत के पास 2 द्वीप समूह हैं, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप समूह। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो यह द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी है हमारा पूरब में, बंगाल की खाड़ी में स्थित है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ बड़े और ज्यादा द्वीप है। लक्षद्वीप की अपेक्षा में यहाँ पे बड़े और ज्यादा द्वीप पाए जाते हैं। और यहाँ यहीं पे अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो यहीं पे भारत का जो एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पे उपस्थित है। मतलब बैरन द्वीप पे, कौन से द्वीप पे? बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार का, इसी पे भारत का सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी उपस्थित है। क्योंकि और ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये 2004 में जो सुनामी आया था, ये इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, वो डूब गया था, लेकिन अभी इस समय बाहर आ गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस इतना इसमें जरूरी है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े द्वीप समूह पाए जाते हैं। और बैरन द्वीप समूह जिसपे सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही है। यहाँ बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा है, यहाँ पे बहुत ही घने जंगल क्यों पाए जाएंगे? क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अभी आप लोग देख लीजिए, जितनी भी कंट्रीज हैं या जितने भी स्थान हैं जो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती हैं, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाएगी, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाएंगे, बहुत ही विविधता पाई जाएगी जीव जंतुओं में। इसीलिए क्योंकि ये
यहाँ से वो भूमध्य रेखा होके गुजरती है। उसके बाद यहाँ महत्व अगर देखा जाए, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अगर महत्व देखा जाए तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास समुद्र में भी जमीन है। आप लोगों को पता है कि जब हमारे समुद्र में जमीन होता है जिस देश के पास, उसकी सुरक्षा काफी मतलब कड़ी हो जाती है एक हिसाब से देखा जाए। हमारी जो नेवी है यहाँ से भी मतलब अपना काम कर सकती है, नजर रख सकती है अपने देश पे, ताकि कोई बाहरी देश वाला हमारे ऊपर अटैक ना करने पाए। देश की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है। पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, बहुत से प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, इसलिए पर्यटन लोग देखने भी यहाँ जाते हैं। और ये खासकर ये अपने भारत का है, इसलिए वीजा पासपोर्ट बनवाने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से जा सकते हैं। यहाँ समुद्री जीवन बहुत मिलता है, क्योंकि ये समुद्र के बीचों बीच है, तो यहाँ के जो आसपास के इलाके में समुद्री जीवन बहुत है। भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र है, तो यहाँ पे बहुत से प्रकार के क्रिएचर्स पाए जाते हैं। ये हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो गुण था, तो हमने गा दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और सबसे पहले मैं हट जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग लक्षद्वीप की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले मैं इसे इरेज करती हूँ। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप नहीं है, सिर्फ लक्षद्वीप समूह है, जो कि यहाँ पे है। मैं बना देती हूँ, थोड़ा और ऊपर है। लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह आप लोग याद रखिएगा। क्यों लक्षद्वीप समूह क्यों है? क्योंकि ये द्वीपों का समूह है, सिर्फ एक द्वीप नहीं है इसमें, इसमें ऐसे कई द्वीप हैं, इसलिए इसे लक्षद्वीप समूह के नाम से जाता है। यह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर हमारा कहाँ है? भारत के पश्चिम में। इधर है हमारा अरब सागर, मैं इधर लिख देती हूँ, जगह नहीं है। अरब सागर, ओके। अरब सागर जो है हमारा, अरब सागर में ही स्थित है हमारा लक्षद्वीप समूह। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अंडमान निकोबार कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में। ये दोनों साथ में क्लियर करते चलो। ये मालाबार तट के पास स्थित है। मालाबार तट अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो वही मालाबार तट पश्चिमी घाट पे था ना, मालाबार तट पश्चिमी घाट, तो वही पश्चिमी तट पे। तो मालाबार तट जो है उसी पे है, हम उसी के पास है हमारा, उसके पास है, इसलिए मालाबार तट के पास से ले लिया गया है लक्षद्वीप समूह हमारा। यहाँ छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं। अभी हमने यहाँ पे क्या बताया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे बड़े बड़े द्वीप समूह थे, लेकिन लक्षद्वीप समूह जो है यहाँ पे एक नहीं है, ऐसे कई हैं। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप समूह पाए जाते हैं। ये प्रवाल से बने हैं, ये प्रवाल से बने हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। ये बात भी आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। पहले इनको लक्षद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इनको यानी कि 1973 से इनका नाम बदल दिया गया है। इनका नाम रख दिया, सबको मिला के इनका नाम रख दिया गया लक्षद्वीप। ओके, सबको मिला के एक साथ कंबाइन करके रखा गया है लक्षद्वीप। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र, 32 वर्ग किलोमीटर बहुत छोटा नहीं है, लेकिन यहाँ पे विविधता इतनी अच्छी है, बहुत ही सुंदर मतलब दृश्य है वहां का। पिटली द्वीप, पिटली द्वीप यहाँ पे एक द्वीप समूह है लक्षद्वीप का, जहाँ पे मनुष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पक्षी अभयारण्य है। यहाँ पिटली द्वीप जो द्वीप है वहाँ पे मनुष्य नहीं है, लेकिन यहाँ पे पक्षी अभयारण्य है। इसे आप लोग अच्छे से इसके बारे में जानिएगा, या फिर अगर आप लोगों को जानना हो तो बताइएगा, मैं ही बता दूंगी, लेकिन आप लोग इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा अगर इसके बारे में अच्छे से जानना है तो। और कवरत्ती द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा नोट करके कि कवरत्ती द्वीप समूह जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। लक्षद्वीप के बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल में जान लिया है। अब हम लोगों का ये चैप्टर टोटली खत्म हो चुका है, जान लीजिए, इसमें अब कुछ भी नहीं है। अब हम लोग ये चैप्टर पूरा खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग लेक्चर 3 मतलब सॉरी चैप्टर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसलिए हम पहले मैं हट जाती हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये लेक्चर अब यहीं पे समाप्त होने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो
क्योंकि आपको ऐसी क्लासेस आगे मिलती रहेंगी, इससे और बढ़िया हम लोग करने का कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट तो जरूर करिएगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, खास करके रिवीजन करिए, जो आप लोगों ने नोट बनाया उसे रिवीजन करिए, जिससे आप लोगों की स्टडी हमेशा अच्छी बनी रहे। मैं हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाय।